दोस्तों, नमस्ते इंडिया चैनल के अंदर मैं जे.आर. करेगा आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आप सबके कमेंट आ रहे थे कि सर हमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वृत्त, उससे संबंधित हमें पूरी जानकारी देने की कोशिश करें। मैं शुरुआत से कोशिश करूँगा, बेस से लेकर के पूरा करने की कोशिश करूँगा। साथियों, अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोरोना काल चल रहा है, आप अपने घर परिवार में सुरक्षित रहें, आवश्यकता होने पर ही बाहर निकलें। आप सुरक्षित, आपका परिवार सुरक्षित। बस ध्यान ये रखें कि अपनी जो मानसिक स्थिति है वो सुदृढ़ रखें, अपनी मानसिक स्थिति को कमजोर न रखें। एक बुरा समय है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये दिमाग के अंदर मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी मानसिक स्थिति कदापि न रखें, अन्यथा उसका परिणाम बहुत ही घातक हो सकता है। शुरू करते हैं फालतू बातें न करते हुए। आज का हमारा टॉपिक है वृत्त। साथियों, असल में वृत्त होता क्या है, इसके क्या क्या अवयव होते हैं, इसकी परिधि क्या होती है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसके संबंधित हम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपके पास जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स होती है, उस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर विभिन्न प्रकार के आपके उपकरण होते हैं। उन उपकरणों में एक और सुई लगा हुआ एक उपकरण होता है, उसको हम प्रकार के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ प्रकार लेंगे, प्रकार के अंदर हमने पेंसिल डाली और प्रकार की नोक को हमने यहाँ टिका दिया। इसके चारों ओर हमने एक गोल घेरा खींच लिया, ठीक है, मध्य में ये गोल घेरा खींच लिया मैंने। क्या किया, ध्यान दें, किसी प्रकार की नोक को किसी समतल जगह पर टिका कर क्या करना है, प्रकार की नोक टिकाई, प्रकार की नोक को किसी समतल जगह पर टिकाया, उसके चारों ओर समान दूरी का, याद रखें दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यहाँ हमने दूरी ज्यादा रखी, यहाँ कम कर दी, ऐसा है। प्रकार की नोक को किसी समतल जगह पर टिका कर उसके चारों ओर समान दूरी का जो गोल घेरा खींचा जाता है उसे वृत्त कहते हैं। प्रकार की नोक के चारों ओर समान दूरी का जो गोल घेरा खींचा जाता है वृत्त कहलाता है। क्लियर सबके? याद रखना दोस्तों कि हम प्रकार की नोक को किसी समतल जगह पर टिकाएंगे, उसके चारों ओर समान दूरी का जो गोल घेरा खींचा जाता है वो कहलाता है वृत्त। जहां आपकी प्रकार की नोक टिकी, ये आपका कहलाता है केंद्र बिंदु। जिस प्रकार की नोक टिका कर चारों तरफ जो गोल घेरा खींचते हैं, जहां प्रकार की नोक टिकती है वो आपका कहलाता है केंद्र बिंदु। क्लियर है सबके? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका केंद्र बिंदु है और ये जो आपका वृत्त का जो बाह्य किनारा है, वृत्त का बाह्य किनारा परिधि कहलाता है। वृत्त का बाह्य किनारा, ये जो आपने गोल वृत्त खींचा है उसका जो ये किनारा है ये क्या कहलाता है, परिधि। ध्यान रखें, यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होंगे। देखो बच्चों कि किसी भी प्रकार की आकृति, चाहे चौकोर है चाहे गोल है, ध्यान देना, ये जैसे मैंने चौकोर आकृति बना ली, आयतीय आकृति बना ली। अब मैं मान लो ए बिंदु पर खड़ा हूं, ठीक है, मैंने यहां से ए से दौड़ लगाई, डी पर गया,
बी से दौड़ लगे सी पर गया, सी से दौड़ लगे डी पर गया, डी से दौड़ लगे पुनः ए पर आया। मैंने एक चक्कर लगा दिया। ये एक चक्कर लगाने को हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में परिमाप या परिमिति कहेंगे। क्या कहेंगे? परिमाप या परिमिति। किसी आकृति के चारों ओर एक चक्कर लगाने को परिमाप या परिमिति कहते हैं। ठीक है, अब यहां बात चली है कि अगर आकृतियां भुजाओं से बनी हुई है, आकृति भुजा से बनी हुई है, ध्यान देना दोस्तों, आकृति भुजा से बनी हुई, किससे? भुजाओं से बनी आकृति है तो क्या काम है? किसी आकृति के एक चक्कर लगाना, एक राउंड लगाना, कहां? बाह्य किनारे पर। किसी आकृति के बाह्य किनारे पर एक चक्कर लगाने को परिमाप या परिमिति कहते हैं। ठीक है, अगर आकृति भुजाओं से बनी हुई है, जैसे आपका वृत्त, आपका आयत, आपका त्रिभुज, आपका चतुर्भुज, ये सारे जो होते हैं ये भुजाओं से बने होते हैं, और इनके आप यदि एक चक्कर लगाएंगे तो उस एक चक्कर लगाने को आप कहेंगे परिमाप या परिमिति। ठीक है, परिमाप या परिमिति। किंतु आकृति गोल है और उसके चारों ओर आपने एक चक्कर लगा दिया बाह्य किनारे पर, तो वो आपका कहलाएगी परिधि। समझ में आया ना? आकृति गोल है तो उसके चारों ओर आपने एक राउंड मार दिया तो आपकी कहलाएगी परिधि। और अगर आकृति चौकोर है या भुजाओं से बनी हुई, जरूर नहीं चौकोर, त्रिभुज तिकोर होता है, तो भुजाओं से बनी हुई है, उसके चारों ओर राउंड लगा दिया तो आपकी हो गई परिधि, परिमाप या परिमिति। और आकृति गोल या वृत्ताकार है तो उसके चारों ओर चक्कर लगा दिया तो वो आपकी हो गई परिधि। क्लियर है ना? तो जो वृत्त के चारों ओर हमने एक राउंड लगा दिया, यहां से हमने शुरू किया और यहां होते हुए वापस इसी जगह आए, तो ये आपकी क्या कहलाई? परिधि। यहां बढ़ा देता हूं दोस्तों, ये एक कोई वृत्त आकृति है, ठीक है। इसके चारों ओर का जो बाह्य किनारा है, ये बाह्य किनारा आपका, ये आपका क्या कहलाएगा? परिधि। तो वृत्त का बाह्य किनारा क्या कहलाता है? परिधि। या वृत्त के बाह्य किनारे के चारों ओर एक चक्कर लगाने को कहेंगे परिधि। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका केंद्र बिंदु, ये आपकी परिधि। अब मान लो ये आपका वृत्त है, ठीक है, और ये आपका केंद्र बिंदु है, और ये आपकी क्या हो गई? परिधि हो गई। ठीक है, अब मैंने ये परिधि है, अब मैंने ये केंद्र बिंदु था, इस केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी, ये केंद्र बिंदु और ये आपकी परिधि, ये क्या था? केंद्र बिंदु, और ये क्या है? परिधि। यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। क्या कहलाती है? त्रिज्या। परिभाषा क्या बनी दोस्तों? केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी, केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहा? ये आपका केंद्र बिंदु था, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाई? त्रिज्या। और त्रिज्या को हम r द्वारा अंकित करते हैं। त्रिज्या को किससे लिखते हैं? r द्वारा। समझ में आई परिभाषा? केंद्र से ये केंद्र बिंदु और ये परिधि, यहां से यहां तक की दूरी आपकी क्या कहलाती है? त्रिज्या। एक और क्वेश्चन बना त्रिज्या को लेकर, क्या बना कि एक वृत्त में हम कितनी त्रिज्याएं खींच सकते हैं? तो आप एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं दोस्तों। जैसे एक का यहां आपको चाहे जितनी त्रिज्याएं खींचो, यानी एक वृत्त में त्रिज्याएं कितनी होती हैं? अनंत होती है। कितनी त्रिज्याएं होती हैं? अनंत। क्लियर है ना? एक वृत्त के अंदर अनंत त्रिज्या होती है। सबके क्लियर है? आगे ये आपका, सारे समझाते चलूंगा। ये आपका कोई वृत्त, ठीक है, ये उसका केंद्र बिंदु, ठीक है। अब ये केंद्र बिंदु यहां से यहां तक की दूरी,
ये परिधि और ये केंद्र तक की दूरी तो क्या होगी, त्रिज्या। अब मैंने इधर से भी बढ़ा दिया, यहां तक थी, केंद्र से परिधि तक थी, फिर इस केंद्र से दूसरे किनारे तक बढ़ा दिया, ये थी। अब ये क्या कर रहा है, ये आपका क्या है, केंद्र बिंदु। ये जो रेखाखंड है किससे गुजर रहा है, केंद्र बिंदु से गुजरे, केंद्र बिंदु से गुजरने वाला रेखाखंड जो दोनों ओर से परिधि को छूता हो। बहुत बढ़िया परिभाषा है। क्या कहा मैंने, पहली कंडीशन, एक ये रेखाखंड, एक रेखाखंड, किंतु वो रेखाखंड कहां से गुजरना चाहिए, केंद्र बिंदु से होकर ही गुजरना चाहिए। सबसे इसकी कंपलसरी योग्यता है इसकी कि केंद्र से होकर गुजरना चाहिए, ठीक है ना, केंद्र से होकर गुजरना चाहिए। तो पहली कंडीशन है वो केंद्र से होकर गुजरे, और दूसरी कंडीशन है परिधि को दोनों तरफ से टच करे। जो रेखाखंड के दोनों किनारे हैं वो दोनों किनारे परिधि को टच करे। ऐसा नहीं है कि जैसे ये केंद्र से गुजर गया लेकिन परिधि को टच नहीं कर रहा, तो ये नहीं कहलाएगा। तो कंडीशन क्या है, दो चीजें याद रखना दोस्तों, कि ऐसा रेखाखंड जो केंद्र से होकर गुजरे और परिधि को दोनों तरफ से टच करे, वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है व्यास। क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, व्यास। व्यास की परिभाषा क्या होगी दोस्तों, केंद्र से गुजरने वाला वह रेखाखंड जो दोनों तरफ से परिधि को छूता हो, उसे क्या कहेंगे, व्यास। जैसे हम त्रिज्या को आधार आगे करते हैं उसी तरीके से व्यास, ये यहां से यहां तक हो गई त्रिज्या, और यहां से यहां तक हो गया, यहां से यहां तक हो गया व्यास। यानी ये तो यहां से इसकी दुगुनी होगी ना त्रिज्या की, तो त्रिज्या क्या होती है, आर, और उसका दुगुना क्या हो गया, व्यास। तो व्यास को हम 2r या d द्वारा इंगित करते हैं। तो यहां बहुत सारे प्रश्न बने, क्या बने कि व्यास केंद्र से गुजरता है, दोनों तरफ से परिधि को टच करता है, केंद्र से गुजरने वाला रेखाखंड जो व्यास होता है वो केंद्र से गुजरता है, दोनों तरफ से परिधि को टच करता है। जो त्रिज्या होती है वो केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है, जबकि व्यास होता है केंद्र से भी गुजरता है, दोनों तरफ से टच करता है परिधि को। यानी व्यास त्रिज्या का क्या हो गया, दुगुना हुआ ना व्यास। तो व्यास क्या होता है, व्यास त्रिज्या का दोगुना, यानी त्रिज्या को दोगुना कर दो व्यास हो जाएगा, और व्यास को आधा कर दो क्या प्राप्त हो जाएगी, त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। क्या कहा मैंने, त्रिज्या का दोगुना क्या होगा, व्यास। यानी त्रिज्या मान लो आपकी 5 है, तो व्यास कितना हो गया, 5 ही हो गया, यानी कुल कितना हो गया, 10, यानी व्यास कितना हो गया, 10। यदि आपका व्यास है वो 15 है, तो त्रिज्या इसकी आधी कर दो, यानी 7.5। समझ में आ रही है ना, क्लियर है ना, यहां तक तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ये केंद्र बिंदु, ये आपका एक वृत्त है, ठीक है, व्यास हो गया। अब मान लो ये आपकी परिधि है, ये परिधि पर स्थित दो बिंदु हैं, इनको मैंने स्केल की सहायता से, पटरी की सहायता से आपस में मिला दिया। क्या था, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं परिधि पर स्थित दो बिंदुओं
को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। यहां पर क्या है? जीवा। यहां पर बच्चे कंफ्यूजन करते हैं। क्या कंफ्यूजन करते हैं? कि जीवा और व्यास को एक ही मान लेते हैं, जबकि जीवा अलग है और व्यास अलग है। जीवा और व्यास में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, अंतर फर्क ये है कि व्यास है वो केंद्र बिंदु से होकर ही गुजरेगा, ठीक है, जबकि जीवा केंद्र से होकर गुजर भी सकता है और नहीं भी गुजर सकता है, ठीक है ना। अमूमन जीवा केंद्र से होकर गुजर भी सकता है और नहीं, जीवा व्यास हो सकता है लेकिन व्यास नहीं हो सकता, ठीक है। क्या कहा मैंने कि ये परिधि के दो बिंदुओं को मिला दो तो ये क्या बन गया? जीवा बन गया। अंतर क्या है कि जीवा केंद्र से होकर गुजरे ये कंपलसरी नहीं है, जबकि व्यास केंद्र से होकर गुजरे ये कंपलसरी, जरूरी, अनिवार्य है। ये भी दोनों तरफ से टच कर रहा था। तो और जीवा ने ये भाग को खंडित कर दिया वृत्त के, ये भाग क्या कहलाएगा? जीवाखंड। जीवा द्वारा खंडित भाग क्या कहलाता है? जीवाखंड। और व्यास द्वारा खंडित भाग क्या कहलाता है? वृत्तखंड, ठीक है, क्लियर। अब मैंने ये आपकी परिधि है, ये किसी वृत्त की परिधि है, इस परिधि को, ये परिधि है, ठीक है, इस परिधि के ऊपर दो बिंदु स्थित है, एक ये और दूसरा ये। इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो भाग है वो कहलाता है चाप, वृत्त का चाप। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है छोटी क्लासों में, जो 7th 8th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के मध्य का भाग चाप कहलाता है, ठीक है, समझ में आ गई। अब महत्वपूर्ण चीज क्या है वो सुने। मैंने केंद्र बिंदु बताया, परिधि बताया, त्रिज्या बताया, व्यास बताया, जीवा बताया, जीवाखंड बताया, वृत्तखंड बताया, चाप बताया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब है त्रिज्या और व्यास को लेकर दो चीजें, एक वृत्त के अंदर अनंत त्रिज्याएं होती है और एक वृत्त के अंदर अनंत व्यास होता है। चाहो जितने व्यास खींच सकते हो, चाहो जितनी त्रिज्या खींच सकते हो। त्रिज्या को हम r लिखते हैं और व्यास को हम 2r या d लिखते हैं। त्रिज्या व्यास की आधी होती है और व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। यहां तक क्लियर है सबके? ये तो हुए वृत्त से संबंधित कुछ अवयव, ठीक है। अब आते हैं इसके फैक्ट के बारे में। परिधि, परिमाप, परिमाप या परिधि। अब वृत्त है तो स्वाभाविक है परिधि होगी, तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होती है, वो होती है 2 पाई r, 2 पाई r। अब ये क्या है? 2 पाई r, ये पाई शब्द, ये पाई, पाई का मान होता है 22/7। वो क्या है? इस पाई को लेकर के आज तक कोई पाई का मान ज्ञात नहीं कर सका है। ये दुनिया का एक ऐसा आंकड़ा है जिसका पाई का एक्यूरेट मान कोई, वैसे हम पाई को अगर सरल करें तो 3.14, हम यहाँ तक कि 2 अंकों तक के दशमलव के बाद सीमित रहते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखें, जो रीट की एग्जाम दे रहे हैं या पटवार या पुलिस के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो पाई होती है इसकी खोज है यूनान के ग्रीक देश में की गई थी। यूनान के ग्रीक लोगों ने क्या किया कि सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए हाथ ट्रॉली का निर्माण किया। उस हाथ ट्रॉली के अंदर पहिए लगाए, वो पहिए क्या थे, उस पहियों को लगाए। अब उन पहियों को लगाया, वो हाथ ट्रॉली लेकर पहिए लगा दिए, पहले लकड़ी के बने, पत्थर के बने, जैसे थे भाई, उनको लेकर जब लाने लगे तो वो पहिए गोल नहीं थे, हिचकोले खाने लगते। हिचकोले खाते जैसे गड्ढों में कैसे हिचकोले खाती गाड़ी, वैसे हिचकोले खाते। क्यों? क्योंकि पहिए गोल नहीं थे। अब उन्होंने खूब प्रयास किया, बहुत सारा प्रयास करने के बाद भी जब
उनका रिजल्ट नहीं मिला तो उन्होंने उस पर अनुसंधान करना शुरू किया। तो उनके सामने ये निष्कर्ष निकल के आएगा कि अगर पहिए को गोल बनाना है, ध्यान रखना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो आपके टायर वगैरह होते हैं, जो आपकी थाली वगैरह होती है, अगर किसी वस्तु को गोल बनाना है तो ये आपका मान है, याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके जनरल नॉलेज के हिसाब से। तब उन्होंने क्या तय किया कि अगर यदि किसी पहिए को गोल बनाना है तो यदि पहिए को इस प्रकार गोल बनाना, एक्यूरेट एकदम गोल तब बनेगा जब उसकी त्रिज्या 7 सेमी होगी और उसकी परिधि 22 सेमी होगी। मतलब अगर कोई पहिया गोल बनाना है तो उस पहिए का 7:22:7 में, यानी अगर उसका जो परिधि है 7, अगर परिधि आप 7 ले रहे हो तो आपकी त्रिज्या आपकी 7 ले रहे हो तो उसकी परिधि 22 ही होगी, तभी पहिया गोल बनेगा। यदि आप त्रिज्या 14 ले रहे हो तो आपकी परिधि उसके अनुपात में बढ़ा दो, ये दुगुनी थी तो ये भी दुगुनी, 22 दूनी 44। यदि आपकी त्रिज्या 21 है तो ये 63, यानी ये अनुपात है, तभी वस्तु गोल बनेगी। तब से हम पाई का मान 22/7। इसका मतलब ये पाई का मतलब है यदि किसी वस्तु को गोल बनाना है तो उसकी त्रिज्या 7 होगी तो उसकी परिधि 22 होगी। 7:22:7 के 22:7 के अनुपात में ही वस्तु को मान दिया जाएगा, तभी वस्तु गोल होगी। क्लियर है सर? अब आगे बढ़ते हैं। यहां मैंने परिधि बताई, परिधि बताई 2πr। ठीक है छोटे बच्चों और सब बड़े के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहां जैसे इस वृत्त की मैंने त्रिज्या बताई थी 7 सेमी, ठीक है। अब इसकी परिधि कितनी है? मैंने कहा 22 होगी, तो कैसे चेक कर लेते हैं? ठीक है, तो यहाँ 2 का मतलब 2 छोटे बच्चों के लिए जिनके मध्य में कोई साइन नहीं होता है, जैसे 2 और पाई के मध्य में कोई साइन नहीं है तो यहाँ किसका साइन होगा? गुणे का। जैसे कोई संख्या 5 और 4 दी गई, यहाँ दोनों के मध्य कोई साइन नहीं है, यहाँ तो कोष्टक है फिर भी, तो इन दोनों के मध्य कोई साइन नहीं है तो हम क्या मानेंगे? गुणे का साइन। या 4 का, अब इन दोनों के मध्य कोई साइन नहीं है तो हम यहाँ क्या मान के चलेंगे? 4 गुणा क। ठीक है, तो हम यहाँ 2 और पाई के मध्य साइन नहीं है तो किसका साइन लगाएंगे? गुणे का। यहाँ लगा दिया पाई का मान हो गया 22/7 और r का मान हो गया अपना 7। ठीक है, क्लियर है सबके? तो 7 से 7 गए, 22 में 44। क्लियर? यानी इसकी परिधि, यदि त्रिज्या इसकी 7 होगी तो इसकी परिधि कितनी होगी? 44 होगी। क्लियर है सबके? सबके क्लियर है ना? ये आपकी आगे परिधि ये 7 सेमी थी तो ये भी सेमी। जैसे दूसरा लेते हैं, जैसे आपकी ये है वो आपकी यहां से यहां तक ये आपका व्यास है, वो है 7 मीटर का है। कितना है? 7 मीटर। तो कहे कि इसकी परिधि कितनी होगी? तो क्या करना है? परिधि का सूत्र क्या है? 2πr। ठीक है, 2 के 2, पाई का मान हो गया 22/7 और यहां देखो यहां हमारा व्यास है ना, व्यास है। तो व्यास यदि कितना? व्यास बराबर कितना दिया हुआ है? 7 मीटर। तो त्रिज्या यानी r बराबर व्यास बटे 2। r बराबर व्यास कितना है? 7, 7 में 2 का भाग दिया तो r बराबर आ गया 3.5 मीटर। ठीक है, तो यहां हमने लिख दिया 3.5 मीटर। r आ गया ना? अब यहां ये हमने दशमलव हटाया, एक तो सबके नीचे होता ही, पॉइंट के बाद में जितने अंक है उतने शून्य लगा, तो ये लगा गया 10। तो फिर यहां बच गए 2 गुणा 22/7 गुणा 35/10। अब कट रहे 7 से 35 कट रहे हैं, 7 2 पंजे 35 कट रहे, और ये कट रहा है 5 और 10 ये आपस में कट रहे हैं, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये 2 से 2 कट गए। ठीक है, कट गए 2 से 2, यहां पीछे बचा 22। ठीक है,
यानी यदि किसी वृत्त का व्यास अगर 7 मीटर होगा तो उसकी परिधि कितनी होगी? 22 मीटर। यानी एक राउंड लगाएंगे तो वो आएगा 22 मीटर का। ठीक है, क्लियर है सबके? अगर आपकी परिधि दी हुई हो तो 2 पाई r का सूत्र लगा, r का मतलब त्रिज्या, और अगर व्यास दिया था तो व्यास को आधा करके त्रिज्या प्राप्त कर लो और फिर ज्ञात कर लो। क्लियर है सबके? यहां तक तो ये तो आपके आ गई परिधि या परिमाप। ठीक है, अब आते हैं आपके क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल यानी वृत्त कितने में फैला हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। जैसे ये आपका कोई वृत्त दिया है और यहां से यहां तक की आपकी दूरी है 42 सेंट। ठीक है, तो पूछा है क्षेत्रफल मतलब ये वृत्त कितने में फैला हुआ है। ठीक है, अब यहां देखते हैं कि हमारा सूत्र है पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब मैंने पहले ही बता दिया 22/7। ठीक है, और आर यहां है आर स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग, यानी हमारे पास क्या है 42 का स्क्वायर करो। छोटे बच्चे विशेष ध्यान दें, 22/7 का 22/7, 42 का वर्ग किया तो 42 इंटू 42। ठीक है, स्क्वायर हो तो उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने को कहते हैं वर्ग। अब ये कट रहा है, 7 से 42 कट रहे हैं, 7 छक्के 42 कट रहा है। यहां इसको ऐसे कर दो 22 × 6 × 42। ये विधि से करना छोटे बच्चों के लिए, इसीलिए बता रहा हूं, बड़ों के लिए डायरेक्ट कर सकते हो। अब यहां से इसको से गुणा 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 13 इंटू 42। अब यहां रफली गुणा कर लेते हैं 132 इंटू 42। ठीक है, कर लेते हैं 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 1 5। वापस 4 दूनी 8, 4 3 12 भी हासिल 1, 4 1 5, 4 के 4 8 और 6 14 हासिल 1, 2 4 1 5, 5 का 5। ठीक है, क्लियर है ना सबके? 55-44 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ठीक है, क्या करना है? सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, यहां आर हमारे पास दिया 42, तो 42 का वर्ग लिया। 42 का वर्ग का मतलब उसी संख्या को संख्या से गुणा, 7 से 42 कर दिया 6 बार। ठीक है, 22 और 6 को किया 22 6 132, 132 को 42 से किया तो हमारे पास आए 55-44 वर्ग मीटर। ये तो आया हमारा व्यास का, सॉरी क्षेत्रफल आया वृत्त का। ठीक है, वापस दूसरा करते हैं। जैसे आपको एक वृत्त दे दिया और इस वृत्त का ये व्यास दे दिया, वो 21 मीटर का दे दिया। ठीक है, और कहा ये आपका केंद्र बिंदु से गुजरने वाला रेखाखंड परिधि को दोनों से टच कर रहा है, इसीलिए ये आपका व्यास होगा। और कहा इस किसी वृत्त का व्यास 21 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो इसका क्षेत्रफल सूत्र, अब यहां आपका क्या दिया हुआ है? व्यास या 2r, व्यास को 2r भी कहते हैं, या d कितना दिया है? 21 मीटर। तो व्यास को आधा कर लो, r बराबर 21/2, यानी 21 एक कम कर दिया 20, 20 के आधे हो गए 10 और एक आधा हो गया 0.5 मीटर। ठीक है, तो r हमारे पास 10.5 मीटर आ गया। अब लगाते हैं सूत्र। पाई का मान है 22/7, r का मान है 10.5 का स्क्वायर। ठीक है, 22/7 का 22/7, 10.5 इंटू 10.5,
ठीक है, पॉइंट हटा दो, इसके भी बटन पॉइंट के बाद में 1 अंक है तो 10, 2 अंक है तो 100, 3 अंक है तो 1000, जितने पॉइंट के बाद अंक है उतने शून्य लगा दो नीचे। ठीक है, अब यहाँ करते हैं 22/7 इंटू 105/10 इंटू 105/10। ठीक है, अब है कट जाओ तो काट दो, नहीं कटे तो ठीक है, काटने में विश्वास रखना बच्चों। ठीक है, ये 7 से 105 कट रहे हैं। ठीक है, 7 से 105 कट रहे हैं, 7 1 कम 7, पीछे बचे 3, 7 पंजे 35, कट गया। ये कट रहा है, फिर ये दोनों किससे कट रहे हैं, ये 5 से कट रहे हैं, 5 से कट रहे हैं, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10 और 5 1 कम 5 और 5 दूनी 10, कट रहा है। और ये कट रहा है आपका, ये कट रहा है 11। ठीक है, एक बार लिखते हैं यहाँ, ये फिर कट रहा है 5 3 15, 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखो यहाँ बचा 11, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 21 और बटन में बचे 2। देखो यहाँ 11 बचे, यहाँ 15 कट गए थे 3 बार, यहाँ 21 बचे, यहाँ 2, ये 2 2 2 11 कट गए। ठीक है, 11 दिए 33 इंटू 21 बटे 2, 33 इंटू 21 या 21 इंटू 33, 33 3 आशे 3, 33 दूना 66, 66 इंटू 3 69। ठीक है, वापस ऐसे नहीं आता है, ऐसे कर लो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 9 6, 693/2। ठीक है, ग्यारह 33 और ये 21। ठीक है, 2 का भाग करते हैं, 3 दूनी 6, उतारा 9, 4 दूनी 8, उतारा 1। ठीक है, उतारा 1, 6 दूनी 12, पीछे बचा 1, लगाया पॉइंट, 5 दूनी 10। ये आपके आ गए 3465 वर्ग मीटर। ठीक है, ये आपका 346.5 वर्ग मीटर। यहाँ आपको ऐसे नहीं करते, आपको काटना नहीं आता है तो आप यहाँ से ही डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ आपका दिया हुआ ना, ये यहाँ मैं बता देता हूँ, 22/7 इंटू 105/10 इंटू 105/10। ठीक है, अब जैसे 105 का वर्ग करते हैं तो मैंने पहले ही बताया था पिछले वीडियो के अंदर, अगर आपको पता हो तो 105 का वर्ग कैसे करते हैं। ये 105 का वर्ग, 5 का वर्ग हो गया 25 और 10 के बीच संख्या 11 आया 110। ठीक है, 110 से का गुणा हो गया, फिर 22 को गुणा कर लेते हैं, 22 को गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 0 0 2 2। वापिस 0 5 0 2 2। ठीक है, यहां लिख देता हूं जोड़ करके, 0 फिर 5 फिर 2 फिर 4 फिर 2। ठीक है, ये आपका हो गया तीनों संख्याओं का गुणा ऊपर वाले। अब इसको छोड़ दो, 0 वाली संख्याओं का गुणा छोड़ दो और इसके अंदर 7 का भाग दे दो 7 का भाग। 7 1 7 7 में 14, 7 3 21, 4 में से 1 गया, पीछे बचा 3, उतारा 2, 7 4 28। ठीक है, पीछे बचे 4, 2 तो गए, पीछे 5, 7 6 42, पीछे बचे 3, उतारा 0, 7 4 28। ठीक है, 7 4 28, पीछे बचे 2,
7 दूनी 14, ये आगे चलता ही रहेगा, ठीक है। तो अपने पास आया ये, ठीक है, यहां तक आया। और बट्टों में थे एक को एक से किया 1 और 1 2 0 लगा दिया, नीचे 2 0, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा, 3 4 6 4 2, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा। आपके पहले भी उत्तर थे 346, यहाँ 1 लगा, नजदीक है इसलिए 5 कर दिया, भले 5 कर दिया, ठीक है। क्लियर है सब? ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। ये तो आप वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर दोगे और परिधि भी ज्ञात कर दोगे, लेकिन समस्या आपकी कहां आएगी? समस्या आपकी आएगी अर्धवृत्त में। जैसे मैंने ये एक वृत्त बना लिया, शेप में बहुत ठीक नहीं है थोड़ा, ये आपका वृत्त बना लिया, ये आपका केंद्र बिंदु, ठीक है। मैंने ये एक व्यास खींच दिया, ठीक है। व्यास खींचने पर वृत्त 2 खंडों में विभाजित हो गया, यानी अर्धवृत्त हो गया। ये आधा वृत्त है, यहां से यहां तक आधा वृत्त, आधा वृत्त नीचे। अब आपके एग्जाम में पूछे अर्धवृत्त का परिमाप और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, उस समय आपकी प्रॉब्लम आएगी। तो हम सबसे पहले अर्धवृत्त का परिमाप, अब इसका कारण भी बताऊंगा। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? तो सबसे पहले अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करने से पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि इस पूरे वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2πr होता है, 2πr, ठीक है। और अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है? अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा, आधे का मतलब 1/2, ठीक है। ये यहां से यहां तक तो हो गया पूरा, ठीक है, और यहां से यहां तक ऊपर वाला हो गया आधा, यानी 1/2 करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो इस 2 से ये 2 चला गया, ठीक है। अब यहां एक और चीज, वापस कंफ्यूज मत होना, वृत्त का पूरे वृत्त की परिधि होती है 2πr, यानी परिमाप होता है 2πr, इसका आधा यानी 1/2। अब देखो यहां से यहां तक ये आधा है ना, यहां से यहां तक ये आधा, किंतु दोस्तों यहां पर ये डंडी भी पड़ी है। मैंने क्या कहा था? चक्कर लगाने, जैसे ये भाग आपका बचा इतना, ठीक है, ये अर्धवृत्त है, ठीक है। अब आप यहां से शुरू हुए और यहां तक आए तो ये चक्कर, आधा चक्कर नहीं हुआ। आप यहां से शुरू करेंगे, यहां होते हुए वापस यहां आएंगे तो कहेंगे, तो ये तो हुआ आधा वृत्त, यहां से यहां तक ये तो परिधि होगी, लेकिन ये जो डंडी बची है इसका क्या? ये आपका क्या है? व्यास। तो इसके अंदर व्यास भी जुड़ेगा, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अब ये 2 से 2 कट के यहां बचा πr प्लस व्यास, ठीक है, πr प्लस व्यास, ठीक है। और व्यास को हम क्या कहते हैं? 2r, तो आप ऐसे भी लिखते हो πr प्लस 2r, 2r। क्या किया मैंने? पूरे वृत्त का परिमाप का मतलब होता है 2πr, आधे वृत्त का परिमाप क्या होगा? 1/2 लगाएंगे, लेकिन ये जो डंडी बच रही है इसको व्यास यानी व्यास भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा होगा 2 से 2 कट गए, तो यहां बचे πr, ये व्यास को हम 2r के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहां r दोनों में कॉमन है तो r को बाहर निकाल के यहां बच गई पाई और यहां बच गया 2, ये आपका सूत्र होगा। तो अर्धवृत्त के परिमाप या परिधि का सूत्र क्या है? r कोष्टक पाई प्लस 2, ठीक है। अब जैसे एक लगाते हैं इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर एक सूत्र लगाते हैं, क्या प्राप्त होता है हमारे को? जैसे अगर कहे कि इस अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या
बराबर 14 सेमी तो अर्धवृत्त का परिमाप होगा। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है 14। अब यहां सूत्र लगाते हैं अपन, या तो आप पाई आर प्लस, ठीक है, आप ये भी लगा, ये भी सूत्र काम में ले सकते हो, या ये भी। सबसे पहले ये लेते हैं, चलो ये लेते हैं आर कोष्टक पाई प्लस 2। अब आर हमारा कितना है 14, त्रिज्या आर का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या हमारी है 14, कोष्टक पाई का मान 22/7, आर 2 है तो 2। ध्यान देना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, 14 का 14 लिख दी। यहां देखो इसके नीचे की एक पहले कोष्टक के अंदर वाली सोल होती है, यहां लिख दिए 22/7 और यहां कोष्टक के 1 लिखा, तो 7 और 1 के लसक लिए तो लसक आए 7। आप जैसे यहां दिख रहा है ना सबको 22/7 और 2/1, इन दोनों का लसक लिया, लसक आया 7, इसको 1 से गुणा किया 22 से 22 और इसको 7 से गुणा किया 7 दूनी 14, ये दोनों जोड़े 4 और 2 6, 2 और 1 3। यहां हमारे पास डायरेक्ट कर लेते हैं 14, ठीक है, बट्टे 7, 22 और 14 जोड़े 36/7, यहां डायरेक्ट गुणे में खोल दिया मैंने कोष्टक, ठीक है, ये 14 कट गए, 7 से 14 कट गए, 2 बार, 2 को 36 से किया गुणा, 36 गुणे 72 सेमी। यानी इस अगर अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेमी होगी तो इस अर्धवृत्त का परिमाप होगा 72। या आपको इस हिसाब से नहीं सकते, इस हिसाब से करते हैं तो पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, आर है अपने पास में 14 तो गुणा 14 प्लस यहाँ 2r है अपने पास में 14 तो व्यास हो गया 2r मतलब व्यास, त्रिज्या अपनी 14 तो व्यास हो गया 28, ठीक है। अब यहाँ करते हैं, ठीक है, ये 7 से 14 कट गया, 2 बार कटा, 2 को 22 से गुणा किया 22 गुणे 44 प्लस 28, ठीक है, जोड़ दो 8 और 4 12 का 2 हासिल है, 4 और 2 6 1 7 सेमी। तो अर्धवृत्त का हमारा सूत्र या तो आप ये लगाओ या ये लगाओ, अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र होगा r कोष्टक पाई प्लस 2। क्लियर है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको लिख लेना आप, ठीक है। अब आते हैं इसके क्षेत्रफल पर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त मतलब 1/2 को गुणा करना, ठीक है। अब इसके नीचे एक देखो, अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा वृत्त और पूरे का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। इस ये बट्टों में एक लिख देते, भिन्न में आपने गुणा सीखा ना, अंश को अंश से गुणा और हर बार से, इसको इससे किया तो पाई आर स्क्वायर और 2 को 1 से किया 2, यानी सूत्र हो गया अर्धवृत्त का पाई आर स्क्वायर बट्टा 2, ठीक है। अब यहां लगा दो, जैसे आपकी आर है यहां, वो सरल तरीके से बताता हूं 21 सेमी, तो आपके इस अर्धवृत्त का एक अर्धवृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेमी है, तो उस वृत्त के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा ज्ञात कीजिए। ज्ञात करते हैं, पाई का मान 22/7 इनटू त्रिज्या है 21 का स्क्वायर बट्टे 2, ठीक है, ध्यान रखना बट्टों का बट्टा है,
22/7 ऊपर वाले की है, ठीक है, 22/7 इंटू 21/21/2, ठीक है। 7 से 21 कर गए 3 बार, ठीक है ना, 7 से 21 कर गए 3 बार, 21 3 63, 22 गुणा 63/2, ठीक है, गुणा कर लो 63 गुणा 22, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 8 3 1, यहां आपके पास आया 1386/2, भाग दे दिया 2 से, 6 दूनी 12, पीछे बचा 1, उतारा 8, 9 दूनी 18, पीछे बचा 6, 3 दूनी 6, 693 क्या है, वर्ग सेमी, ठीक है। अब यदि इसको चेक करना हो आपको तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, कैसे, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर, यानी 21 को 21 से करो, 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 21 दिया 63, ठीक है, इसको कर दो, 22 दिया 66 गुणा 21, 66 गुणा 21 गुणा कर दो, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 13, 6 8 3 1, 1386 पूरा है तो इसका आधा हो गया 613, ठीक है, समझ में आया ना। तो अर्धवृत्त का परिमाप हो गया, अर्धवृत्त का परिमाप बताया मैंने r कोष्टक पाई प्लस 2, ठीक है, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई r स्क्वायर बटा 2, ठीक है। आशा करता हूं आज का वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। मैंने कोशिश की है कि बेस से शुरू करूं और अंत तक देखूं। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ सुझाव देने हो या कोई मेरे द्वारा त्रुटि की गई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जितना हो सके लॉकडाउन चल रहा है, अपने नाते रिश्तेदार और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।